नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछले वीडियो के अंदर साउंड वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और ध्वनि वाले चैप्टर के अंदर हमने ध्वनि की चाल के बारे में पढ़ लिया था। और ध्वनि की चाल के बारे में हमने जितनी बातें हो सकती थी, भौतिक राशियों के बारे में, ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी हमने कर ली थी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसके पिछले की वीडियो नहीं देखी है, सारे 5 पार्ट वीडियोस के नहीं देखे हैं ध्वनि वाले चैप्टर के, तो आप जरूर देखिएगा। लिंक्स हैं आपके पास, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको करना है जरूर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में देने वाला क्वेश्चन है 100%। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम आगे आज अपना नया टॉपिक लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आज हम अयांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यांत्रिक तरंगे और यांत्रिक तरंगों का एक उदाहरण जो ध्वनि तरंगे उनका पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब अपन नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी अयांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको अपन बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये अपन पढ़ेंगे। अब इन अयांत्रिक तरंगों को आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। सबसे पहले अयांत्रिक तरंगों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि बताओ अयांत्रिक तरंगे जो होती है, उन अयांत्रिक तरंगों के अंदर आपसे पूछा जाए क्या गुण होता है, तो देखिए यांत्रिक तरंगों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ऐसी तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? आपके पास यांत्रिक तरंगे कहलाती है। और जिनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला टॉपिक आपका, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा आपके पास दूसरा पॉइंट आता है कि इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये आपके पास लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। और किस वेग से गति करती है? ये आपके पास प्रकाश के वेग से गति करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये किस वेग से गति करती है? प्रकाश के वेग से। और प्रकाश का वेग कितना होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग या चाल कितनी होती है? जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पहला पॉइंट, अयांत्रिक तरंगे क्या होती है? जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका वेग कितना होता है? ये प्रकाश के वेग से गति करती है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब देखिए, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है यानी अयांत्रिक तरंगे होती है, इनका पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? एक पूरी पट्टी प्राप्त होती है, एक पूरा बैंड प्राप्त होता है सारी तरंगों का। और उन तरंगों को अपन को पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा सूक्ष्म तरंगों का यूज क्या होता है, एक्स किरणों का यूज क्या होता है, रेडियो तरंगों का यूज क्या होता है, अवरक्त किरणों का यूज क्या होता है। तो ये यूजेस के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में पूछे आते हैं और वो हमें कवर करने हैं। तो देखते हैं हम इन तरंगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके पास। स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखनी है इन अयांत्रिक तरंगों को, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद रखने की। और वो ट्रिक क्या है? रेड मैन इन वायोलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन। रेड मैन इन वायोलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन। अब ये ट्रिक
सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है, हिंदी में आपके पास कोई ट्रिक नहीं है। आपको हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों याद रखने हैं क्योंकि दोनों आ जाते हैं। रेडियो वेव का मतलब होता है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त तरंगे, विजिबल रे का मतलब होता है आपके पास दृश्य प्रकाश विकिरणें, यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट यानी आपके पास पराबैंगनी विकिरणें, एक्स रे मतलब एक्स रे आपने सुना ही होगा, और गामा रे मतलब गामा किरणें। तो ये आपके पास क्रम होता है इनका, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास ऊपर से नीचे, ये जो ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, और ऊपर से नीचे आपके पास क्या है, ऊपर से नीचे बढ़ती हुई आवर्ती का क्रम है। किसका क्रम है आपके पास, बढ़ती हुई आवर्ती का क्रम है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे बढ़ती हुई आवर्ती का क्रम है और घटती हुई तरंग दैर्घ्य का क्रम है। तो ये आपके पास तरंग दैर्घ्य का क्रम है। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य के बारे में ध्यान रखना है कि ये घटती हुई तरंग दैर्घ्य का क्रम है। किसका क्रम है आपके पास, घटती हुई तरंग दैर्घ्य का, यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेडियो वेव की, रेडियो तरंग की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, गामा रे की, गामा किरण की। आपके पास तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसकी और आवर्ती सबसे ज्यादा इसकी। आवर्ती का क्रम उल्टा होता है, ये सिर्फ तरंग दैर्घ्य का क्रम है। तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर सबसे ज्यादा और उसके बाद नीचे कम होती जाएगी। और आपके पास आवर्ती जो है, आवर्ती का क्रम रहेगा ऊपर से नीचे। इसका मतलब आपके पास ऊपर से नीचे का मतलब क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि मतलब ये इसकी सबसे ज्यादा होगी आवर्ती और ऊपर वाले की सबसे कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य का क्रम बेसिकली पूछा जाता है, हमें क्रम ध्यान रखना है इस ट्रिक के माध्यम से। रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन, ऊपर से नीचे रेडियो की सबसे ज्यादा फिर कम होती जाएगी धीरे धीरे, बस ये याद रखना आपको, और आवर्ती का उल्टा कर देना। अब देखिए कैसे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। आपको इनमें से जो वैल्यू याद रखनी है बता दूंगा अभी किसकी याद रखनी है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, ये जो आपके पास चित्र है उसको देखते हैं सारिणी को। सबसे पहला आपके पास है रेडियो वेव, यानी आपके पास सबसे पहली है सूक्ष्म तरंगे, तो रेडियो किरणें। तो रेडियो किरणें क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये रही आपके पास रेडियो किरणें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेडियो किरण जो थी उसकी खोज किसने की थी, तो रेडियो तरंग की खोज करने वाला था मार्कोनी। कौन था आपके पास, मार्कोनी। तो रेडियो तरंगों की खोज करने वाला कौन था, मार्कोनी था। और आपके पास जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगों की आपके पास तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये तरंग दैर्घ्य है, ये तरंग दैर्घ्य का क्रम है। तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य होती है 1 मीटर से लेके 10⁴ मीटर तक। याद नहीं करना है हमें, फिर से मैं बोल दूं, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप ध्यान रखना 1 मीटर से 10⁴ मीटर तक। उसके बाद में आवर्ती कितनी है, तो आवर्ती है आपके पास 10⁶ से, आवर्ती है आपके पास, आवर्ती है 10⁶ से 10⁶ से 10⁴ तक, 10⁶ से 10⁴ तक आवर्ती है। और तरंग दैर्घ्य जो है वो है 1 मीटर से लेके 10⁴ मीटर तक। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि रेडियो तरंगों का यूज क्या है, तो रेडियो तरंगों का यूज होता है रेडियो एवं टेलीविजन में। किस में होता है आपके पास, रेडियो, टेलीविजन और भी इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर आपके पास होता है। तो ये पहली किरण है आपके पास रेडियो तरंग, जो ऊपर वाली है सबसे पहले रेडियो तरंग है, ये सबसे पहली। दूसरी आपके पास है सूक्ष्म तरंगे, जिनको अपन बोलते हैं माइक्रोवेव। ये सूक्ष्म तरंगे हैं, ये माइक्रोवेव है, सूक्ष्म तरंगे। अब सूक्ष्म तरंगे क्या है, तो सूक्ष्म तरंगे ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म तरंगों की खोज करने वाला था हर्ट्ज। कौन था आपके पास, हर्ट्ज। तो सूक्ष्म तरंगों की खोज करने वाला था हर्ट्ज। हर्ट्ज के बारे में ध्यान रखना है। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, याद नहीं रखनी है, 10⁻³ से 1 मीटर तक, याद नहीं रखनी है, फिर से मैं बोल रहा हूं। आवर्ती होती है आपके पास 10⁻10 से 10⁸ तक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके मतलब याद तो नहीं रखना आपको। उसके बाद यूज क्या होता है, तो सूक्ष्म तरंगों का यूज रेडियो में होता है, टेलीफोन में होता है। और ध्यान रखना आपके पास जो बॉलिंग स्पीड मापते हैं, आप देखते होंगे क्रिकेट के अंदर बॉल की स्पीड आती है, इसने 145 किलोमीटर पर आवर फेंकी, इस बॉलर ने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी। वो स्पीड किन तरंगों के माध्यम से मापी जाती है, आपके पास माइक्रोवेव के साधन से मापी जाती है। तो
ये हमें ध्यान रखना है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग आपके पास बॉल की स्पीड मापने में होता है, और माइक्रोवेव ओवन भी सुना होगा आपने, जिसके अंदर पिज्जा गर्म करते हैं, बनाते हैं, और ये सब जो आपके पास जो फास्ट फूड वगैरह बनाते हो आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर, उसमें भी माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। तो दो तरंगे बताइए मैंने, दोनों के उपयोग याद रखना, ये उपयोग इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और तरंग दैर्घ्य का तो क्रम पूछा जाता है, जो मैंने आपको ट्रिक में बता दिया। अब देखिएगा फ्रेंड, उसके बाद में आपके पास अगला है अवरक्त किरणें, जिनको इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त विकिरणें। अब अवरक्त विकिरणें क्या होती है, देखिए अवरक्त विकिरणें, इनकी खोज करने वाला सबसे पहला था हर्शल। कौन था आपके पास, हर्शल। तो अवरक्त किरणों की खोज करने वाला था हर्शल। हर्शल ने की थी। तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक, 7.8 इंटू 10 की घात -7 मीटर से 10 की घात -3 मीटर तक इसकी क्या होती है आपके पास, तरंग दैर्घ्य होती है। उसके बाद में इसकी जो आवृत्ति होती है वो कहां से कहां तक होती है, 10 की घात 12 से लेके 10 की घात 10 तक इसकी क्या होती है आपके पास आवृत्ति होती है। ये हमें ध्यान रखना है। अवरक्त विकिरणों का यूज कहां होता है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में। सबसे पहले कोहरे के अंदर जो फोटोग्राफी होती है, नहीं तो धुआं आपके पास धुंध वगैरह आती है कोहरे के अंदर, तो उसमें फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सफाई करने में, ठीक है ना, रोगियों की सफाई करते हैं तब। और आपके पास टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणें होती है, अवरक्त विकिरणें होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य नहीं याद रखनी है, ना आवृत्ति याद रखनी है, सिर्फ उपयोग याद रखना है। और खोजकर्ता का नाम, अवरक्त विकिरणों की खोज करने वाला कौन था, हर्शल था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आती है, अगली आती है दृश्य विकिरणें, विजिबल रेस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में तो ध्यान रखना ही है, सब कुछ ध्यान रखना है इसके बारे में। तो अवरक्त विकिरणें क्या होती है, चर्चा करते हैं। सॉरी, विजिबल रेस, दृश्य विकिरणें। सबसे पहले न्यूटन ने खोज की थी। हमें जो दिखाई देती है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हमें कोई भी चीज दिखाई देती है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है। ये तरंग दैर्घ्य रटनी है एज इट इज, 3.9 इंटू 10 की घात -7 मीटर से लेके 7.8 इंटू 10 की घात -7 मीटर तक ये इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ये रटनी है, आपको मैं एक ही बोल रहा हूं सिर्फ याद करने के लिए, क्योंकि वो ही आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आवृत्ति भी ध्यान रखना, 10 की घात 14 से 10 की घात 12 तक इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। किसकी, आपके पास ये दृश्य प्रकाश विकिरणें, विजिबल रेस की। उसके बाद क्या, इसका उपयोग क्या है, इससे हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। तो इससे हमें दिखलाई जाती है वस्तुएं इस क्षेत्र के अंदर। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की खोज न्यूटन ने की। तरंग दैर्घ्य याद रखनी है, आवृत्ति याद रखनी है, और उसके बाद आपके पास आपको याद रखना है उसका उपयोग क्या होता है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। अगली विकिरणें आती है आपके पास पराबैंगनी विकिरणें, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं। अब अल्ट्रा वायलेट रेज की खोज किसने की थी, पराबैंगनी विकिरणों की। तो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था रिटर। कौन था आपके पास, रिटर था। उसके बाद इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 10 की घात -8 मीटर से लेके 10 की घात -8 मीटर से लेके आपके पास जो इसकी तरंग दैर्घ्य है, आप आसानी से देख सकते हो इसको, 10 की घात -8 मीटर से लेके 10 की घात -7 मीटर तक है। तो 10 की घात -8 मीटर से लेके 10 की घात -7 मीटर तक इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो 10 की घात -7 मीटर तक। उसके बाद में इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10 की घात 16 से 10 की घात 14 तक इसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। अच्छा, उपयोग करने में, उपयोग कहाँ होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये फिजिक्स में एक टॉपिक होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब भी किसी धातु की सतह के ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है, पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, यानी जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग। और आपने सुना होगा कि ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली इन्हीं हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, क्योंकि इनसे हमारे स्किन कैंसर का क्या होता है, खतरा होता है। ये आपने सुना होगा ओजोन परत के बारे में। चलिए, ये आपके पास पराबैंगनी विकिरणें हैं। अगली बात जो आती है, अगली जो किरणें आती है
अगली किरणें आती है आपके पास एक्स किरणें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछी आती है। एक्स किरणों का जो आविष्कारक है वो कौन था? रोंजन। कौन था आपके पास? रोंजन। कितनी होती है तरंग दैर्घ्य? 10 की घात माइनस 10 मीटर से 10 की घात माइनस 8 मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, और आवर्ती जो होती है वो होती है 10 की घात 18 से लेके 10 की घात 16 तक। ये इसकी आपके पास क्या होती है? आवर्ती होती है। तो 10 की घात 18 से लेके 10 की घात 16 तक इसकी क्या होती है? आवर्ती होती है। और उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग आपके पास इसका किया जाता है चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, एक्स किरणें आपने कराया होगा, एक्सरे, है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। अगला आपके पास है नेक्स्ट गामा किरणें। सबसे अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, गामा किरणें। गामा किरणें की खोज की थी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल नाम का वैज्ञानिक था। हेनरी बैकुरल इसका पूरा नाम था। इसने खोज की थी किसकी? गामा किरणों की खोज की थी अपने रेडियो एक्टिव प्रयोग के अंदर, जब वो रेडियो एक्टिवता का प्रयोग कर रहा था। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 10 की घात माइनस 14 मीटर से 10 की घात माइनस 10 मीटर तक। और जो आवर्ती परिसर होता है वो 10 की घात 20 से लेके 10 की घात 18 तक होता है। उपयोग क्या होता है इसका? इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है। सर्वाधिक भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या होता है? अंदर घुसने की क्षमता। यानी किसी भी सतह के अंदर सबसे अंदर तेज घुसने की क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर आपके पास किन किरणों का होता है? गामा किरणों का होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में मैंने जैसे बताया था आपको, रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता एक टॉपिक होता है, अपन पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, उसके अंदर इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आपको उपयोग मैंने एक एक के बताए हैं, आपको उपयोग ध्यान रखने हैं, और उसके बाद में आपको इनकी तरंग दैर्घ्य का क्रम ध्यान रखना है। और क्रम ध्यान रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपके पास रेड मैन इन, ये पूरी ट्रिक बताई मैंने आपको कि रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म विथ एक्स गन। ये आपके पास पूरी ट्रिक बताई है। रेडियो वेव को आप रेडियो तरंग बोलते हो, माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंगे बोलते हो। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, हिंदी नाम भी बताता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो। रेडियो वेव को आप बोलते हो रेडियो तरंगे, और माइक्रोवेव को बोलते हो सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड को बोलते हो अवरक्त किरणें, उसके बाद में विजिबल रे को बोलते हो दृश्य प्रकाश विकिरणें, उसके बाद में यूवी रेस को बोलते हो पराबैंगनी विकिरणें, उसके बाद में एक्स रे तो एक्स रे, गामा गामा रे। तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, ये तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव की, और उसके बाद कम होती जाती है। और आवर्ती में उल्टा है, आवर्ती गामा रे की सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव की क्या होती है? सबसे कम होती है। तो ये आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, ताकि अपन आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। ये आपका अयांत्रिक तरंग का जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा हुआ समाप्त, और अब अपन अयांत्रिक तरंगें समाप्त कर चुके हैं। और इस चैप्टर के लगभग अंत में अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पढ़ाते समय आपको टॉपिक में बचाने से अच्छा है कि लास्ट में बताया जाए, ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। जो एग्जाम में आने वाले कुछ टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं इस ध्वनि वाले और तरंग वाले चैप्टर से संबंधित। तो सबसे पहला टॉपिक, एक संख्या आती है जिसका नाम आता है मेक संख्या, मेक नंबर। मेक संख्या यानी मेक नंबर। क्या होता है ये मेक संख्या? तो देखिए, किसी भी माध्यम के अंदर आपके पास किसी वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल
का जो अनुपात होता है वो मेक संख्या कहलाता है। तो मेक संख्या किसका अनुपात होता है? मेक संख्या जो होता है, मेक संख्या आपके पास वस्तु की किसी माध्यम में चाल और ध्वनि की भी उसी माध्यम में चाल, ध्वनि की उसी माध्यम में जो चाल होती है उसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? मेक संख्या कहलाता है। जैसे मान लो लोहा है, लोहे के अंदर किसी वस्तु की, लोहा मीडियम है, उसके अंदर किसी वस्तु की अपन चाल की बात कर रहे हैं और ध्वनि की लोहे के अंदर जो चाल है उसका जो अनुपात होगा वो मेक संख्या कहलाएगा। अब मेक संख्या आप बोलोगे क्या उपयोग है इसका? इसका उपयोग अपन जो वायुयान होते हैं, सुपर वेव्स होते हैं, जो आपके पास जेट विमान होते हैं, उनकी स्पीड पता करने में किया जाता है, वायुयान की चाल ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। मेक संख्या का उपयोग क्या है? वायुयान की चाल ज्ञात करने में। वायुयान की चाल, तो वायुयान की चाल कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों का अनुपात निकालते हैं, वस्तु की किसी माध्यम में चाल और ध्वनि की किसी माध्यम में चाल का अनुपात निकालते हैं। अगर मान लो अनुपात आ रहा है, मान लो 1 मेक आ रहा है, मान लो अनुपात आ रहा है 2, इन दोनों का अनुपात आ रहा है 2, तो उसको बोलेंगे 2 मैक। क्या बोलेंगे उसको अपन? 2 मैक। 2 मैक का मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो ध्वनि की चाल से दुगना स्पीड से क्या कर रही है? गति कर रही है, यानी वायुयान ध्वनि की चाल से दुगनी चाल से गति कर रहा है। अगर मान लो वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात आया 3, तो उसको बोलेंगे 3 मैक। और 3 मैक का मतलब क्या होगा कि जो वायुयान की चाल है या जो वस्तु की चाल है जिसकी भी आप चर्चा कर रहे हो, उसकी चाल ध्वनि की चाल से कितना गुना है? 3 गुना है। तो ये आपके पास तरीका होता है। मैक संख्या एक चीज होती है जिसका उपयोग अपन किस में करते हैं? आपके पास वायुयान की चाल ज्ञात करने में करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैक संख्या। चलिए, तो ये एक अच्छा टॉपिक था जो हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ दूसरा टॉपिक और आता है एक, और वो टॉपिक आता है, देखिए आपने सुना होगा, पराध्वनिक चाल। पराध्वनिक चाल, सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड। देखिए क्या होता है, अगर कोई वस्तु ध्वनि की चाल से ज्यादा चाल से गति कर रही है, यानी कोई भी वस्तु अगर ध्वनि की चाल होती है 332 वायु में, उससे ज्यादा चाल से अगर कोई गति कर रही है तो उस वस्तु की चाल को अपन क्या बोलते हैं? पराध्वनिक चाल। यानी यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति कर रही है तो उसकी चाल सुपरसोनिक चाल या पराध्वनिक चाल कहलाती है। यह हमें ध्यान रखना है। यानी अगर कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गति कर रही है तो उस वस्तु की चाल को अपन क्या बोलेंगे? पराध्वनिक चाल। और जब वस्तु ऐसा करती है तो जैसे वायुयान करते हैं, जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, आपने सुना होगा सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक विमान, उनकी चाल 332 से ज्यादा होती है, ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। इसीलिए जब वो गति करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से गति करती है तो वो एक तरंगे उत्पन्न करती है जिनको अपन बोलते हैं आपके पास प्रघाती तरंगे। क्या बोलते हैं जिनको अपन? प्रघाती तरंगे, सॉर्बिक वेव्स। तो ये प्रघाती तरंगे जब उत्पन्न करती है, जब भी कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलती है, यानी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती है, तो पराध्वनिक तरंगे, प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है।
और इन प्रघाती तरंगों के कारण वस्तुएं क्या हो जाती है, खिड़कियों के कांच वगैरह टूटने का खतरा रहता है, वस्तुओं के टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि इन प्रघाती तरंगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और इसलिए चीजों के टूटने का क्या रहता है, खतरा। इसलिए जब भी सुपरसोनिक वेव्स, सुपरसोनिक विमान जाते हैं आपके छत के ऊपर से, या यहाँ तो नहीं जाते, लेकिन जहाँ पे एयरफोर्स बेस के आसपास जिनके घर होते हैं उनके वहां जब सुपरसोनिक जेट्स जाते हैं तो उनके घरों की कांच की खिड़कियां वगैरह टूटने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती है, पराध्वनिक चाल से, ज्यादा चाल से चलने लग जाते हैं वो, तो जिनसे पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न हो जाती है, प्रघाती तरंगें उत्पन्न हो जाती है। तो क्या बोला मैंने, प्रघाती तरंगें क्या होती है, जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलने लगती है तो प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, और इससे चीजों के टूटने का क्या होता है, खतरा होता है। तो ये आपके पास पराध्वनिक चाल है और प्रघाती तरंगों के बारे में बात है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन एक और टॉपिक की बात करते हैं, एक और अच्छा टॉपिक आता है इसी के अंदर, इसका नाम है विस्पंद। विस्पंद जिसको अपन बोलते हैं बीट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक और छोटा सा, बीट्स, विस्पंद। अब ये बीट्स क्या होता है, विस्पंद क्या होता है, तो देखिए दो लगभग समान आवर्ती की तरंगें, मैंने लगभग बोला है, पूरी नहीं बोला है, दो लगभग समान आवर्ती की तरंगें, ध्वनि तरंगें जब मिलती है तो उनके मिलने से एक नई तरंग उत्पन्न होती है, और उस नई तरंग का जो आयाम है वो कभी तो ज्यादा हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। बीट्स सुनाई देते हैं, विस्पंद। जैसे कैसे नॉर्मल आप दो फोन के अंदर, दो मोबाइल है, उसके अंदर एक ही गाने को, सेम आवर्ती है दोनों गानों की, एक ही गाने को चलाओ तो आपके पास देखना दोनों के अंदर उतार चढ़ाव दिखता है, दोनों कंपोज जाती है, कभी तो आयाम ऊपर तेज सुनाई देता है, कभी नीचे सुनाई देता है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, विस्पंद। सुना होगा आपने, दो फोन में एक गाना चलाओ तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, तो ये विस्पंद कहलाते हैं, बीट्स कहलाते हैं। तो जब दो लगभग समान आवर्ती की तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंग उत्पन्न करती है, जो आपके पास, जिनके आयाम तेज सुनाई देते हैं और कभी कम सुनाई देते हैं, आयाम तेज होते हैं कभी कम होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, विस्पंद कहते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे कभी ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि बीट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने जो आपके पास एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो खत्म किए। अच्छा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको बताया था कि बिजली जब गरजती है, मतलब बिजली कड़कती है, तो कड़कने की आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है, जबकि बिजली के जो चमकने का प्रकाश होता है वो पहले ही चल जाता है। ऐसा क्यों होता है, आवाज़ हमें थोड़ी देर बाद क्यों आती है? तो एक इसका कंसेप्ट ध्यान रखना। अब आपसे कोई पूछ ले, चूंकि प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु के अंदर या निर्वात के अंदर, प्रकाश की चाल वायु के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ध्वनि की चाल कितनी होती है वायु के अंदर, 332 मीटर पर सेकंड। इसमें तो रात दिन का अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है, पता नहीं कितने गुना ज्यादा है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से। इस कारण प्रकाश तो जल्दी आ जाता है आपके पास, और ध्वनि जो होती है वो तरंगे कम, थोड़ी लेट आती है, इसलिए वो आवाज हमें थोड़ी देर बाद तक सुनाई देती है। तो बिजली चमकने की, जो कड़कने की आवाज है, वो हमें दिखने के बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और आपके पास ध्वनि की चाल उससे क्या होती है, कम होती है। अच्छा, बिजली चमकने की जो घटना है, कड़कने की, बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज, वो आधारित किस पे, प्रतिध्वनि पे आधारित है और अनुरणन पे आधारित है। ये आप ध्यान रखना, सभी आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपके पास ध्वनि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, और आज हमने अयांत्रिक तरंगे भी पूरी कर ली और ध्वनि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ अब जाके आपके पास आपका जो ध्वनि का टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, समाप्त। जितना आपके जनरल साइंस लेवल के एग्जाम्स में आता है, चाहे आप रीट ले लो, चाहे कांस्टेबल ले लो, चाहे पटवारी ले लो, या और कोई भी एग्जाम्स आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना डिटेल हो सकता है 6 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 11th-12th का मिक्सअप करके मैंने पूरा लिया है आपके पास, और 10th का भी जितना जनरल साइंस का हो सकता है, जितना एग्जामिनर जा सकता है। तो आप अब बस इस वीडियो को देखें, और देखिए ऐसे मजा नहीं आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ अच्छा चल रहा है इस चैनल के ऊपर। इस लॉकडाउन के अंदर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो कृपया आप सपोर्ट करें हमारे लिए, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट करें, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।